बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। आज हो चुका है 19 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव लेकर के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार थम गया है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और सीतामढ़ी में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी कि कल। यह वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह 5 संसदीय क्षेत्रों में से हाजीपुर सुरक्षित सीट पर सबसे अधिक 19,72,912 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं पर सारण सीट पर सबसे कम 18,790 मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस चरण में कुल 95,72,186 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 49,99,627 पुरुष और 45,11,259 महिलाएं और 300 थर्ड जेंडर वोटर हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल को लेकर के लगातार हमलावार हैं। तेजस्वी यादव एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी के 10 सालों के कार्यकाल को लेकर के हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 10 साल किसान कंगाल, 10 साल युवा छात्र बेहाल, 10 साल तरक्की फटे हाल, 10 साल प्रगति का बुरा हाल, 10 साल भाजपा मालामाल, 10 साल फैलाया महाजाल, 10 साल बर्बाद भविष्य काल, 10 साल उम्मीदों का कंकाल, 10 साल उम्मीदों का इंतकाल, 10 साल भाषणों का भंवर जाल, 10 साल व्यापारियों का जी का जंजाल। जहां तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभा में भी लगातार दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने 10 सालों में सिर्फ देश को बर्बाद किया है। 10 साल में पीएम मोदी ने किसान, युवा और महिलाओं को लेकर के कोई भी काम नहीं किया है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने कार्य की बदौलत वोट मांग रहे हैं। हर घर नौकरी, हर घर रोजगार का वादा पूरा कर रहे हैं। साल के अंत तक 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब बिहार के सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खुलेंगे, ये बातें उन्होंने बगहा अनुमंडल के भितहा स्थित रुपही खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि याद कीजिए वे दौर 2005 से पहले यहाँ क्या था। जिंदगी मुश्किल से कटती थी, न सड़कें थी, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। जब हमारी सरकार 2005 में से आई, तब से हमने इस राज्य के लोगों के लिए क्या क्या किया है, जब उसको भी तो आप लोग देखें। जो हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य या फिर सड़क, हर क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। जहाँ हम तो पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय दिया, जहाँ हमारी छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए लड़का लड़की का भेदभाव मिटाया, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आने वाली पीढ़ी के लिए इस सरकार को बदलना बेहद जरूरी है, यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है मुकेश सहनी का। जहां विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने अपने चुनावी दौरा के दौरान मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण पहुंचे। यहां पर आयोजित चुनावी सभा को उन्होंने सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। मुकेश सहनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि पिछले 10 साल में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है। आने वाली पीढ़ी के लिए आज इस सरकार को बदलना होगा। मुकेश सहनी ने जोर देकर के कहा कि ये सरकार विपक्ष को दुश्मन समझती है, लेकिन विपक्ष सरकार की तीसरी आंख होती है। इसी को लेकर के हम प्रधानमंत्री को उनके वादों की याद दिला रहे हैं, लेकिन वे इस पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। जब पिछले चुनाव में बिहार से 39 सांसद जीत करके संसद गए थे, लेकिन बिहार आज भी उसी स्थिति में है जहाँ कल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि संविधान बदलने की साजिश करके गरीबों, दलितों, SC/ST के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के प्रत्याशियों के जीतने से राहुल गांधी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मजबूत होंगे, जिससे गरीब गुरबा को अधिकार मिल सकेगा। वर्तमान सरकार गरीबों का भला नहीं कर सकती है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल बिहार पहुंचे। जहां बिहार में आकर के उन्होंने आरक्षण को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। जहां इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने लालू प्रसाद यादव को पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे डाली। जब बिहार के सिवान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लालू यादव क्या बोल रहे हैं, मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहते हैं क्या? भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया है।
आंध्र प्रदेश में भी यही किया गया है। अब लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं लालू प्रसाद यादव को बोलना चाहता हूं कि हिंदू पहले जैसे नहीं है, अब वो जाग चुका है। अगर आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान चले जाओ, उधर जाकर के उनको आरक्षण देना। आपको बता दूं कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी थी। दोस्तों ये सच है कि जातिगत समीकरण और फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता एनडीए का मजबूत पक्ष है, लेकिन सभी जाति के युवाओं में नौकरी और रोजगार की चाहत ने एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को दिलचस्प मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जातीय गणित में एनडीए को आगे होना चाहिए, लेकिन नौकरी की मांग की वजह से उसकी चिंता बढ़ी हुई है। वैसे बिहार में इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने हर 3-4 सीट पर जातिगत कीलेबंदी करने की कोशिश की है। जब लालू का ये प्रयोग सफल होगा या असफल, लेकिन बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर के चिंताएं कई लोकसभा सीटों पर साफ महसूस की जा सकती है। दोस्तों लोगों को कई दिनों से सूर्य के प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। जब सुबह से ही भीषण गर्मी लोगों की हालात बिगाड़ रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले लू के थपेरे लोगों को झुलसा रहे हैं। आज 19 मई से मौसम में परिवर्तन होने और फिर वर्षा के आसार बने हुए हैं। इसके बाद लोगों को गर्मी से निजात मिल सकेगी। जब दिन की शुरुआत के साथ ही सूर्य की तपन से धरती तपने लगती है, जब दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जो लोग सड़कों पर नजर आते हैं वे भी पसीने से तरबतर रहते हैं। यही नहीं, हाट बाजारों में भी ग्राहक गायब हो जाते हैं। जब भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आते हैं। जब भीषण गर्मी के बीच तेज धूप होने के चलते दोपहर में लोग बाहर निकलने से बचते नजर आए। लोग मजबूरी में घर से बाहर निकले तो फिर वे भी धूप और फिर लू से बचने के लिए सिर और फिर मुंह पर कपड़ा बांधे रहे। गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को कूलर और पंखे का सहारा लेना पड़ा। जब बाजार में पंखा से अधिक कूलर और एसी की बिक्री हो रही है, लोग कूलर के खरीदारी जम करके कर रहे हैं। दोस्तों भोजपुरी एक्टर पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, वो मैदान में उतर चुके हैं। अब इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मेरे खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने ही षड्यंत्र रचा है, इसीलिए पवन सिंह को वहां से भेजा गया है मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे खिलाफ लालू प्रसाद यादव द्वारा ही हमेशा षड्यंत्र रचा जाता है और इस बार भी रचा गया है। अभी तक मेरे खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने ही साजिश रची है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टक्कर दे रहे उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेड रेस्ट वाले बयान पर कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने पिता को बेड रेस्ट देने की सलाह देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में भी फिट हैं। जब कभी उन्हें बीमार नहीं देखा है और नहीं कभी छुट्टी लेते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता को बेड रेस्ट की सलाह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 73 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युवा की तरह देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें किसी ने बीमार नहीं देखा है। जब फिर भी कोई बचकाना बात करे तो फिर यह हास्यास्पद है। दोस्तों अगर आप लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। जो गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में 29 मई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। ये रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी कॉलेज प्रशासन से संपर्क स्थापित करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। जॉब कैंप को लेकर के जेडीयू के कुलपति की भी सहमति मिल गई है। जब कुलपति से सहमति मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जॉब कैंप में शामिल होने वाले युवाओं को कहीं निबंधन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आकर के हिस्सा ले सकेंगे। दोस्तों हमारे भारत देश में अधिकतर किसानों ने गेहूं की कटाई पूरी कर ली है, जिसके 2 से 3 महीने तक खेत खाली रह जाता है। जिसके बाद इन खाली खेतों में किसान कुछ अच्छा फसलों को लगा करके भारी मुनाफा कमा सकता है। गेहूं की कटाई के बाद किसान टमाटर, तरबूज, उड़द, मूंग, तुरई आदि की खेती कर सकता है। आपको बता दें कि ये सभी फसलें नकदी होती है और इन्हें उगाने में 60 से 70 दिनों का ही वक्त लगता है। इसके अलावा आप एक ही खेत में एक से अधिक फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जानकारी आपको गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में फसलों को उगाने में मदद करेगी। कांग्रेस के सत्ता में आने पर अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा। जब कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को भी बहाल कर देगी। ये कुछ ऐसे आरोप हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई रैलियों में लगाते हैं। जब पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और फिर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी
मोदी पर यह आरोप लगाए हैं। जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सहित कई दूसरे दल भी मौजूद थे। जहां इस दौरान खड़गे ने कहा कि मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों को इस तरह से भड़काने का काम नहीं किया है जैसा वो कर रहे हैं। वे बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। पीएम मोदी के बयान से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा कि हमने कभी किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया। जब मोदी को उन चीजों को लेकर के झूठ बोलने और फिर लोगों को भड़काने की आदत है जो कांग्रेस कभी नहीं करेगी या फिर जिन चीजों को लागू करना असंभव है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने धारा 370 पर उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं मोदी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। जहां हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे वहां भी जाते हैं, विभाजन करने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातिगत आधारित जनगणना में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पाए गए हैं। यह जातीय आधारित जनगणना में मिली जानकारी के मुताबिक सरकार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के 10 लाख नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा, हर वर्गों को उसकी संख्या के हिसाब से आरक्षण का लाभ देने की तैयारी है। नीतीश कुमार ने बगहा को राष्ट्रीय जिला बनाने का इशारा करते हुए कहा कि बिहार के कई जिलों पर कई इलाकों पर काम चल रहा है, जल्द ही सरकार इसके लिए बड़ा निर्णय लेगी। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किए जाने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। शिक्षक और अभिभावक ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी से लेकर के विपक्षी पार्टियां भी शिक्षा विभाग के इस फैसले पर कड़ा विरोध कर रही है। जब मगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। शिक्षकों और अभिभावक सोशल मीडिया पर स्कूलों का समय बदलने की मांग को लेकर के कैंपेन भी चलाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार की ओर से इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा, या तब तक शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना ही करना पड़ेगा। दरअसल 16 मई को गर्मी की छुट्टी के बाद खुले स्कूलों का समय विभाग की ओर से दोपहर 6 से 12 बजे तक कर दिया गया है। वहीं पर कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं 1:30 बजे तक चल रही है। या शिक्षकों का कहना है कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें 3 बजे ही उठ करके दिनचर्या शुरू करनी पड़ रही है। या सैलरी कटने के डर से शिक्षक गिरते पड़ते जैसे तैसे स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं पर बच्चे भी भोर में जल्दी उठ करके स्कूल आ रहे हैं। फिर शिक्षक और स्टूडेंट कक्षाओं में ऊंघ निकाल रहे हैं, यानी कि नींद आ रही है कक्षाओं में। इसके अलावा पहले सुबह अंधेरे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के साथ हादसे भी हो रहे हैं। अब तक 2 शिक्षकों की अलग अलग घटनाओं में एक्सीडेंट से जान चली गई है। वहीं पर स्कूल की छुट्टी दोपहर 12 बजे से 1 बजे हो रही है। जैसे में बच्चे भीषण गर्मी और फिर हीट वेव में झुलसते हुए घर पहुंच रहे हैं। बिहार में कई शिक्षकों अभिभावकों ने स्कूलों का समय बदलने की मांग की है। साथ ही राजनेता भी के पाठक के नए स्कूल टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अभी आचार संहिता होने के चलते सरकारी स्तर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस बात की मीडिया में कहा है कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार सरकार इस मुद्दे पर समाधान निकालेगी। किसी भी शिक्षक या फिर बच्चे को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सारण में पार्टी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वे देशद्रोहियों से बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे, बल्कि उस वोट को वे लालू परिवार के लिए छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि राजीव प्रताप रूडी को देशद्रोहियों के वोट की जरूरत नहीं है। जब बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव का रोता हुआ मुरझाया चेहरा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राष्ट्र और धर्मों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सभी समाज के लोगों को उनका उचित हक और फिर सम्मान देते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव केवल अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें यानी कि बीजेपी के किसी भी नेता को देशद्रोहियों की वोट की जरूरत नहीं है। ये वोट हम मांगने भी नहीं जाते हैं उन लोगों से। यानी कि गिरिराज सिंह का साफ साफ कहना है कि हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, हमें बस देशभक्तों का वोट चाहिए। अब गिरिराज सिंह ये खुल करके नहीं बता रहे हैं कि आखिर उनकी नजर में देशद्रोही कौन है। ये बताना चाहिए गिरिराज सिंह को, तभी तो मालूम चलेगा ना कि आखिर देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। दोस्तों, बिहार में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप सरकार से सब्सिडी लेकर के मछली पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के लोगों को मछली पालन के लिए 70% सब्सिडी देती है। यह खबर के अनुसार बिहार के किसानों को मछली पालन करने के लिए 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं पर नया तालाब खुदवाने वाले SC/ST वर्ग के किसानों को 70% तक की अनुदान दिया जाता है। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग के पास आवेदन देना होता है, जहाँ आवेदन करने वाले
कुछ दिन के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर के जमीन के रकबा की जांच करते हैं और फिर सब्सिडी दिया जाता है। वहीं पर चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग के द्वारा बाहर भी भेजा जाता है, जैसे किसानों को मछली पालन करने में आसानी होती है। बिहार में बड़ी संख्या में किसान मछली पालन करके अच्छी खासी कमाई कर रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन था। इसे लेकर के भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जब कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन और लालू प्रसाद यादव पर जमकर के हमला बोला है। जब चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आगामी 2025 की होने वाली विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। राजद उम्मीदवारों को बलि का बकरा बनाया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ों की नौकरी को छीन करके मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसे हाजीपुर को भी बना देंगे। इसीलिए 2024 में ही आप लोग पटकनियां दे दीजिए और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अब गरीब पिछड़ा वर्ग का नहीं बल्कि परिवार और मुसलमानों के नेता बन गए हैं। पहले यादव के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब यादव के नेता नहीं बल्कि मुसलमानों के नेता बन गए हैं लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि भाजपा जेल का खेल नहीं खेलें। जहां कल दोपहर 12 बजे यानी कि आज दोपहर 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहा हूं। आपको जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। केजरीवाल ने अपनी बात 2 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में रखी है। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार का जिक्र तो किया, लेकिन पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल का एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें क्रश नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी एक विचार है, आप जितने नेताओं को जेल में डालेंगे उतना हम बढ़ेंगे। जहां आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और फिर बदसलूकी के मामले में केजरीवाल के पीए विभव को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि 13 मई को वे मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस गई थी, जब वहां उनके पीए विभव कुमार ने उनके सीने और फिर पेट पर लात मारी, जब उनका सिर टेबल पर पटक दिया था। दोस्तों, अब बात करेंगे स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की। आपको बता दूं कि इस हेल्थ न्यूज में हाइपर टेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो हाइपर टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी, जिससे हर 3 में से 1 वयस्क प्रभावित होता है। यह कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि WHO का। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 90% लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाइपर टेंशन है यानी कि बीपी की बीमारी है। यही जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हाइपर टेंशन लीग ने 2005 में हाइपर टेंशन पर एक वैश्विक जागरूकता अभियान शुरू किया था। तब से हर साल 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक हाइपरटेंशन हृदय से संबंधित बीमारियों और फिर मृत्यु का प्रमुख कारण है। WHO का यह भी कहना है कि दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त आधी आबादी हाइपरटेंशन के लक्षणों से अनजान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या होता है हाइपरटेंशन, ये क्यों बन रहा है आम समस्या। तो आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन का मतलब है हमारे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो का बहुत अधिक हो जाना। कभी कभार ब्लड फ्लो बढ़ना सामान्य है, लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे और इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये गंभीर हो सकता है। हाइपरटेंशन वाले लोगों को इसके लक्षण महसूस नहीं होते हैं। इसका पता लगाने के लिए एकमात्र तरीका है ब्लड प्रेशर के वक्त पर जांच करवाना। ब्लड प्रेशर को 2 नंबरों के रूप में लिखा जाता है। पहला सिस्टोलिक नंबर होता है जो हार्ट बीट के दौरान ब्लड वेसल्स पर पड़े प्रेशर को बढ़ाता है। वहीं पर दूसरा होता है डायस्टोलिक नंबर जो दिल की 2 धड़कनों के बीच वाहिकाओं पर पड़े प्रेशर को बताता है। जहां ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग है। जहां अगर इससे ज्यादा रीडिंग हो तो फिर यह हाइपरटेंशन की शुरुआत है। जहां हाइपरटेंशन के कई लक्षण होते हैं जो किसी अन्य बीमारी की तरह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसका कई सालों तक कोई भी लक्षण नहीं प्रकट होता है जब तक कि शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण ऑर्गन डैमेज ना हो जाए। इसीलिए भी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके लक्षण छिपे रहते हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं।
दोस्तों, बिहार के सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव अभी भी राम मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग सरकार में आएंगे तो दोबारा रामलला को टेंट में लेकर चले जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नाना पटेले कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे शुद्धिकरण कैसे करेंगे, क्योंकि पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि सोनिया गांधी हिंदू है या ईसाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता में आने के बाद चाहते हैं कि राम जी को दोबारा टेंट में रखें, लेकिन जब तक सूरज चांद है तब तक राम मंदिर भी रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सिवान लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। गांधी मैदान में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विरोधी पूछते हैं कि 400 सीट ही क्यों चाहिए, जबकि 399 पर वे खुश हो जाते हैं। जब वहीं पर जब 400 की बात करते हैं तो फिर वे गुस्सा करने लगते हैं। 399 पर नाराजगी नहीं है तो फिर 400 पर क्यों नाराजगी है। दोस्तों, मौसम विभाग ने आज बिहार के 8 जिलों में लू और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और बांका शामिल है। वहीं पर अरवल और किशनगंज में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार के बाकी जिलों में हीट वेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लोगों को अभी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बेतिया, मधेपुरा में सुबह से ही हल्की बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 मई से बिहार में गर्मी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान कई जिलों में वज्रपात के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर के मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है। जब विभाग की ओर से घर से बाहर ना निकलने और फिर अपने आप को हाइड्रेट रखने को लेकर के अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बनने के साथ इसका प्रभाव प्रदेश के उत्तरी भागों में पड़ेगा। जब उत्तरी भागों के अधिकांश जिलों में 21 मई को कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार आ चुके हैं। इस बीच बिहार की जनता के हितों को लेकर के अपनी स्पष्ट राय रख रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो फिर बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। जिन्होंने कहा कि मैंने ही मोदी का प्रचार किया था, आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं, जो उनको वोट देते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि आपको पता है मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी ने बिहार का विकास किया या नहीं किया, ये तो बात छोड़ दीजिए। मोदी के आने से बिहार को फायदा हुआ या नहीं, ये भी बात छोड़ दीजिए। मोदी के आने से घरेलू गैस सिलेंडर 1250 रुपए और फिर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया, ये बात भी छोड़ दीजिए। आज मैं जितने भी मोदी के समर्थक है उन सबको खुली चुनौती देता हूं कि पिछले 9 सालों में मोदी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की है तो उस बैठक की खबर मुझे बता दीजिए। आज हम मोदी का झंडा लेकर के चल देंगे। आज से ही पिछले 9 सालों में मोदी ने बिहार के लिए एक बैठक तक नहीं की है, आज फिर भी हम लोग जाकर के भाजपा को वोट देते हैं तो फिर बिहार की दुर्दशा कहां से सुधरेगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को मजबूत बताया है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी ब्रांड को हराया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता, चाहे कोई राजनीतिक दल उनको चुनौती दे या ना दे, लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी दल कमजोर हो सकते हैं लेकिन सरकार को लेकर के जो विरोध हो रहा है वह कमजोर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा देश है जहाँ 60 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन 100 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते, उस देश में सरकार के खिलाफ विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, ऐसा सोचना गलत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी दल और विपक्षी दलों का गठबंधन कमजोर हो सकता है लेकिन देश में हो रहा विरोध कभी कमजोर नहीं हो सकता। सरकार के विरोध वाली बात का तर्क देते हुए प्रशांत किशोर ने आंकड़े शेयर किए और कहा है कि किसी को भी 50% वोट नहीं मिलते। जहाँ सरल भाषा में कहें तो 100 में से 40 लोग पीएम मोदी को वोट देते हैं, वे 40 लोग उनके काम, हिंदुत्व, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर के बस 40 लोग ही खुश हैं, 60 से 62 लोग खुश नहीं हैं। बीजेपी के सामने ग्रामीण संकट एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद भी यदि बीजेपी जीत रही है तो फिर विपक्षी दल उतने मजबूत और फिर भरोसेमंद नहीं है। प्रशांत किशोर ने 2024 को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना 2014 के चुनाव की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ब्रांड मोदी की ताकत 2014 और 2019 की तुलना में कम हो रही है। 2014 में वोटरों में उत्साह था, 2019 में लोगों को लगा कि सरकार को विकास के लिए और 5 साल मिलना चाहिए।
एक बड़ा वर्ग ये मानता था कि मोदी की सरकार में आने के बाद देश बदल जाएगा। 2024 में लोगों को लगेगा कि विकल्प तो कोई नहीं है, वोट देना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बताया है कि 2014 और 19 के बीच भाजपा प्रदर्शन 3% कम रहा था। जहाँ खास बात यह है कि राम मंदिर को लेकर के उनको ज्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि कोई भी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया संविधान को नहीं बदल सकती। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई भी सरकार नहीं बदल सकती है, केवल इसके अनुभागों में परिवर्तन या फिर संशोधन किया जा सकता है। कांग्रेस ने 80 बार संविधान में संशोधन करने का पाप किया है, इसके बावजूद भी वे झूठा प्रचार कर रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्र है, जिसने किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव किए बिना विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के नए आदेश का विरोध जारी है। अब बिहार शिक्षक मंच भी उतर आया है और के पाठक के फैसले को हठ धर्मिता बताते हुए शिक्षकों और फिर बच्चों के लिए खतरनाक बताया है। दरअसल प्रचंड गर्मी को देखते हुए बिहार के सरकारी विद्यालयों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य के यानी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए कक्षाएं चल रही है। इस आदेश से शिक्षक, छात्र और फिर अभिभावक सभी परेशान है, क्योंकि टीचर्स और बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल पहुँचने के लिए सुबह 5 बजे ही तैयारी करनी पड़ती है। जहाँ बिहार शिक्षक मंच ने तो इस फैसले को जानलेवा करार दे दिया। बिहार शिक्षक मंच ने आज एक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि विद्यालय जाने के क्रम में चकिया प्रखंड के अंतर्गत हर विद्या विद्यालय की एक शिक्षक जमाल अख्तर अंसारी की भयावह दुर्घटना आज सुबह 5:30 बजे चकिया एनएच के पास हुई। शिक्षक हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ के पाठक की हत धर्मिता के कारण बिहार के बच्चों और शिक्षक दोनों काल के गाल में जा रहे हैं। दरअसल 2 दिनों के भीतर स्कूल पहुंचने के चक्कर में 2 शिक्षकों की सड़क हादसे में जान गई है, जिसका कसूरवार बिहार शिक्षक के पाठक के फरमान को बता रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में चुनाव लड़ रहे 35 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जब प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 3,97,00,000 रुपए है। वहीं इस चरण में 85 में से 35 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। इनमें 34 निर्दलीय में 9 करोड़पति हैं, जबकि जदयू के 4, राजद के 4, भाजपा के 3, कांग्रेस के 2, विकासशील इंसान पार्टी के 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 1 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चरण में कुल 86 उम्मीदवार है, लेकिन 85 के ही शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद रिपोर्ट जारी की गई है। जब वाल्मीकि नगर से निर्दलीय उम्मीदवार शंभू प्रसाद का शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण उसे विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। कभी खुद सीएम बन जाते हैं, कभी पत्नी को सीएम बना देते हैं, अब बेटा बेटी को सेट करने की राजनीति कर रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है नीतीश कुमार का। लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार ने जम करके प्रहार किया है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के केसरिया में भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह और शिवहर संसदीय क्षेत्र के बैरगनिया में जदयू प्रत्याशी लवली आनंद के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी की सरकार ने बिहार को बदहाली की ओर ढकेल दिया था। जब पहले खुद सीएम बने, फिर पत्नी को बना दिया, अब बेटे बेटी को सेट करने में लगे हुए हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा किए गए उनके विकास कार्य को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमने बिहार के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा, पूरे प्रदेश में सड़कों, पुल पुलिया और फिर नालों का जाल बिछाया, बिहार का विकास करके देश में बिहारियों को सम्मान दिलाया। इससे राज्य के गाँव का भी विकास हुआ है। हाँ, इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने अपने परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये फैसला परिसर में महिलाओं की तरफ से बनाए जा रहे शॉर्ट वीडियो की वजह से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो इस फैसले के समर्थन में है, खास करके महिलाओं का मानना है कि ये फैसला सही है। एक टीवी चैनल से बातचीत में मुस्लिम महिलाओं ने इसे लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक मुस्लिम महिला ने इस पर कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। धार्मिक स्थलों पर जाकर के शॉर्ट वीडियो बनाना गलत है। कई लोग इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर पहले तो महिलाओं को जाना ही नहीं चाहिए। अगर गए भी तो फिर इस तरह की वीडियो बनाना सही नहीं है। हमारे शरीयत में इसकी अनुमति नहीं है। वहीं पर एक और महिला ने कहा है कि इस तरह के धार्मिक स्थल पर वीडियो बनाना गलत काम है, जब वहाँ बस इबादत हो। जब मोबाइल चलाना और फिर बाकी काम सही नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिदों और फिर दरगाहों में औरतों के जाने को सही नहीं माना जाता है। महिलाएं घर पर ही इबादत करें। एक और महिला ने बातचीत में बताया है कि चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, धार्मिक स्थल पर इस तरह से वीडियो बनाना गलत बात है। जब वीडियो के चक्कर में महिलाएं कुछ भी पहन करके चली जाती है, इस तरह का प्रतिबंध सऊदी अरब में भी लगना चाहिए। जब इस्लाम में ये सब नहीं है तो फिर इस पर रोक लगना चाहिए।
अगर आप बाजार जाते हैं आम खरीदने के लिए तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये आम कुदरती पकाया हुआ है या फिर केमिकल के द्वारा पकाया गया है। जहां आप इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आखिर ये आम किस तरह से पकाया गया है। इसी कंफ्यूजन के बीच आम खरीद लेते हैं और खा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हम आपको भी बताएंगे कि आप उस आम को कैसे पहचाने जो केमिकल के द्वारा पकाया गया हो। आप आम को पहचान सकते हैं कि ये आम केमिकल के द्वारा पकाया गया है या फिर कुदरती द्वारा पका है। आपको बता दूं कि गर्मी का मौसम आते ही लोग बाजार में आम आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्वाद में लाजवाब होने के साथ साथ आम सेहत के लिए काफी हेल्दी माना जाता है, लेकिन कुछ दुकानदार अपने मुनाफे के लिए आमों को केमिकल के जरिए पका करके बेचते हैं। केमिकल से पके हुए आम सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी हाँ, ऐसे में इन आमों की खरीदारी करने से बचना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आइए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप असली आम की पहचान कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी पहचान करने के लिए आप बकेट टेस्ट करें। जैसे ही आम की पहचान करने के लिए एक बकेट में पानी ले और उसमें धीरे धीरे आम को डालें। अगर आम पानी में डूबने लगता है तो फिर वे नेचुरली पके हुए हैं। वहीं पर अगर आम पानी में तैरने लगते हैं तो फिर वे केमिकल के द्वारा पके हुए हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करें कि आप कलर को चेक करें। जी हाँ, सही आम पहचानने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। जो आम नेचुरली पके होते हैं उनका रंग पूरी तरीके से पीला होता है। वहीं केमिकल से पके हुए आम पर हरे रंग के धब्बे होते हैं और हल्का हल्का सफेद होता है। वहीं पर आम के अंदर का रंग के बारे में अगर बात किया जाए तो इस टेस्ट की मदद से आम को पहचानने के लिए फल को दो हिस्सों में काट ले। अगर आम नेचुरली तरीके से पका हुआ है तो फिर उसके अंदर से उसका रंग ग्रीन से पीला या फिर ऑरेंज होते हुए दिखेगा। अगर आम की जड़ और सफेद रंग नजर आती है तो वे केमिकल की मदद से उगाए गए हैं, पकाए गए हैं। वहीं पर अगले टेस्ट के बारे में बात की जाए तो अगर दबाते वक्त आम सॉफ्ट मालूम पड़ता है तो फिर ये सही आम है। जब केमिकल के द्वारा पके हुए आम दबाने पर कठोर मालूम पड़ते हैं। वहीं पर अब फाइनली अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि आमतौर पर नेचुरली तरीके से पकाया हुआ आम स्वाद में बेहद स्वादिष्ट होते हैं। वहीं पर केमिकल की मदद से पके हुए आम स्वाद में फीके होते हैं। आप इस तरह से आम को पहचान सकते हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो चाहूं वो बुलवा लूं। जब पहले तो वो अडानी अंबानी पर नहीं बोलते थे, लेकिन अब हमने उसको अडानी अंबानी पर बुलवाया। उसके बाद खटाखट पर भी हमने बुलवाया। अब मैं जो चाहूं नरेंद्र मोदी के मुंह से वो बुलवा सकता हूं। ये कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। खटाखट पर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार खटाखट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर के पीएम मोदी ने भी गुरुवार को प्रतापगढ़ में खटाखट शब्द का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला था। अखिलेश यादव के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अब अपनी हार मान चुके हैं। जहां अब मैं जो भी चाहता हूं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। जब मैंने कहा कि मोदी जी आप अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम लेते हुए नजर आए। फिर मैंने कहा कि हम जनता के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे डालेंगे। कल पीएम मोदी भी खटाखट कहने लगे। इससे साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी हार स्वीकार कर रहे हैं। या जैसे कहते हैं गुड बाय, नरेंद्र मोदी की गुड बाय हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 4 जून को नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों का अपमान किया है। जब 22 लोगों का 16 लाख करोड़ माफ किया है। मनरेगा का कई साल का पैसा 22 लोगों को दे दिया है। जब मोदी ने किसानों का अपमान किया है, काला कानून लाए हैं। मोदी ने मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा। लोग पैदल आ रहे थे और मोदी कहते थे कि ताली बजाओ और थाली बजाओ। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया की सरकार आएगी, सरकार आपकी सरकार होगी, छोटे व्यापारियों की सरकार होगी। पूरे देश में युवाओं ने मन बना लिया है, अब नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई संविधान की है, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। दोस्तों, कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला कर दिया। जब शख्स ने कन्हैया कुमार पर थप्पड़ चलाए। कन्हैया कुमार की टीम का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ है। जब हमलावर मनोज तिवारी के करीबी हैं। पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार जी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला करना बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। यह अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। यह दिल्ली की महान जनता 7 सीटों पर अब बीजेपी की जमानत जब्त करके जोरदार जवाब देगी। जहां कांग्रेस नेता रितु चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि खबरें आ रही है कि मनोज तिवारी और भाजपा के कुछ पालतू गुंडों ने हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ हिंसा की है। हार के डर से बौखलाए भाजपाइयों ने यह कायरों वाला काम किया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर देगी।
बीते कुछ दिनों से किशनगंज जिले के बहादुरगंज क्षेत्र संख्या 7 के जिला परिषद सदस्य नाजिम अहमद लगातार अपने कार्य क्षेत्र में विकास कार्यों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अपने क्षेत्र के अंतर्गत लोहागड़ा हाट में उसने दो पीसीसी सड़क का उद्घाटन विधिवत तरीके से किया है। एक उद्घाटन जहां लोहागड़ा वार्ड नंबर 5 फारूक के दुकान से सलीम के घर तक 7,49,800 रुपए की लागत से की है, तो वहीं दूसरा उद्घाटन लोहागड़ा मार्केट में ही कालो देवी के घर से रंजीत के घर तक 7,48,500 रुपए की लागत से अंजाम दिया है। जहां उनमें से एक सड़क तक जहां पूर्व चेयरमैन नुदरत महजबी तो वहीं दूसरा मौजूदा चेयरमैन रुकैया बेगम की कार्यकाल में पारित हुई है। इस खास मौके पर बहादुरगंज के उप प्रमुख मोहम्मद सलीम, पूर्व उप प्रमुख अकबर आलम, मुखिया शाकिर आलम की मौजूदगी भी खास रही। इस खास अवसर पर क्षेत्र की जनता के नाम संदेश में केडीवी लाइव के माध्यम से नाजिम अहमद ने कहा कि जनता ने हमें बड़ी उम्मीद से जिताया है। हमारी कोशिश रहती है कि मैं जनता के हित में कार्य को अंजाम देता रहूं, जितना संभव होता है उतना विकास करने की कोशिश करता हूं। आगे अभी और भी कई महत्वपूर्ण कार्यों के शिलान्यास और फिर उद्घाटन होना बाकी है। हमने अपने जिला परिषद क्षेत्र के सभी कामों की लिस्टिंग की है और युद्ध स्तर पर कार्य को अंजाम देते हुए अग्रसर था और अग्रसर रहूंगा। जब वहीं पर इस खास मौके पर उप प्रमुख मोहम्मद सलीम ने जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो भी कार्य जिला परिषद जी की तरफ से किए गए हैं सभी बहुत जरूरी था और बहुत बेहतर रहा है कि ये कार्य संपन्न हो गए हैं। जब वहीं पर खास मौके पर स्थानीय मुखिया शाकिर आलम ने भी परिषद का स्वागत किया और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर के तारीफ की है, जो उनके अपने छोटे सगे भाई भी हैं। मुखिया शाकिर आलम ने कहा है कि हमारा पूरा परिवार मानवता की सेवा को अपना कर्तव्य समझता है। बिना भेदभाव किए हुए हम लोग लगातार जनहित की खिदमत को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। आखिर में हम आपको फिर से बताते चलें कि क्षेत्र संख्या 7 के जिला परिषद की तरफ से दो सड़कों का शिलान्यास किया गया है, जिसकी हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं। बिहार के कटिहार में बेटे की चाहत में एक महिला अपराधी बन गई, जहां एक बच्चे को 1 लाख रुपए में खरीदा था। आपको बता दूं कि कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 16 मई को एक बच्चा गायब हो गया था। सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और बच्चा चोरी करने वाले गिरोह की 3 महिलाओं और फिर उनसे बच्चा खरीदने वाले एक महिला को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया। जब पुलिस ने उनके पास से 1 लाख रुपए समेत बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। शुक्रवार को सदर एसडीपीओ 2 धर्मेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी दी है। जी हाँ, एसडीपीओ ने बताया है कि 16 मई को कोरा थाना को पुलिस को सूचना मिली कि 3-4 महिलाओं ने मिलकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरा के पास एक 1.5 साल के बच्चे को 1 लाख रुपए में बेच दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरा पहुंची और जांच शुरू कर दी है। यह जांच में पता चला है कि खैरिया पंचायत के बिल टिकरी गाँव निवासी बेबी खातून अपने 2 बच्चों के साथ आधार कार्ड बनाने के लिए गेराबारी आई थी, जहाँ से उनका बच्चा गायब हो गया। बेबी खातून ने बताया है कि उसके साथ सुहागी खातून, जरीन खातून, मनोरा खातून भी आई थी, जो गायब है।